गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विंग्स क्लासेस। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? जी हाँ, आँख है तो देख ही पा रहे हो। क्या आँख रात में नहीं होता है? होता है। फिर हम रात में क्यों नहीं देख पाते हैं, है ना? क्योंकि रात में लाइट नहीं होती है ना? तो लाइट जो है हमारे 5 सेंस ऑर्गेन में से एक के लिए अनिवार्य है। यदि लाइट ना हो तो हमारा एक सेंस ऑर्गेन बेकार चला जाएगा, है ना? इसीलिए लाइट को ज़िंदगी में पढ़ना जानना बहुत ही अनिवार्य है ना? तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10 के लिए है, एनसीईआरटी बेस्ड है। जो भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड है उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हाँ, जो आगे भी भविष्य में यदि कंपटीशन का तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना? बेस यदि मजबूत है तो इमारतें भी ऊंची बनती है ना? तो इसीलिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि बेस आपका मजबूत हो, हाँ, पर न्यूमेरिकल भी बनना चाहिए। न्यूमेरिकल हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, पर फिर भी झेलना तो है ना? तो हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इस स्लाइड में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम फोकस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ताकि ये आगे भी आप लोगों के लिए काम आए, है ना? उसके बाद यहाँ पे जो हम सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी जो है स्टेट बोर्ड या तो सीबीएसई, दोनों के लिए अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनसीईआरटी को बेस बनाएंगे, पर कुछ चैप्टर में कुछ टॉपिक हम अपने से पढ़ाएंगे जो कि अनिवार्य है आगे के लिए जानने के लिए, है ना? तो आते हैं इस चैप्टर में, आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाइट होता क्या है ना? लाइट कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे वो चलता है, क्या क्या वो कर सकता है ना? ये जानने के बाद हम बताएंगे कि लाइट जो है क्या है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि ये वेव है, कुछ लोगों का कहना है कि पार्टिकल है। आपस में दोनों जो है ना फाइट करते रहते हैं, कोई बोल रहे हैं वेव है, कोई बोलेगा नहीं ये पार्टिकल है। फिर जो है ना एक साइंटिस्ट आए आइंस्टीन जी, उन्होंने बोले कि टेंशन ना लो, झगड़ा मत करो। उन्होंने क्या किया कि दोनों का बात को जो है बोला कि चलो दोनों का बात को हम मान लेते हैं। लाइट क्या है तो ये वेव भी है, और लाइट क्या है तो ये पार्टिकल भी है। तो लाइट को बोला गया कि ये डुअल नेचर है, ये दोनों तरह से बिहेव करता है ना? ये लाइट जो है वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल के लिए भी, पार्टिकल के तौर पे भी ये बिहेव करेगा। हाँ, इसको ज़्यादा डिटेल से अभी नहीं जानना है, पर फिर भी बेस के लिए ये अनिवार्य है ना? उसके बाद इस चैप्टर में हम रे ऑप्टिक्स के थ्रू जानेंगे कि लाइट जो है ना पाथ क्या होता है ना? कैसे जो है ना ये प्रोपेगेट करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, है ना? किस तरह से ये कोई पार्टिकल पे पड़ने के बाद, किसी ऑब्स्टेकल पे पड़ने के बाद या तो ऑब्जर्व हो जा रहा है या तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना? तो ये सब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। इसके बाद हम लाइट का इस्तेमाल डेली लाइफ में कैसे करते हैं। जैसे कि हम कुछ देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग हमें देख पा रहे हो, ये कैसे देख पा रहे हैं, हमारे आँख में ये इमेज कैसे बनता है, वो हमारे दिमाग तक कैसे ये इमेज बन रहा है, प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, सेंस कैसे कर रहा है, इनको जानेंगे हम लोग ऑप्टिकल में। इसमें से कुछ जानेंगे जैसे कि टेलीस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब में भी लाइट का ही यूज होता है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। हाँ, इसमें से हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें से हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करेंगे, और एनसीईआरटी ही तो सिलेबस है। आगे कंपटीशन में यदि हम साइंस लेते हैं 11-12 में, तो वहाँ पे जो है ना आपको ज़रूरत पड़ेगा आईआईटी जेईई के लिए भी ये अनिवार्य चैप्टर है, क्योंकि वहाँ पे 12th में फिर से सेम यही पढ़ना है, पर इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है ना? चलिए हम शुरू करते हैं अपना जर्नी, है ना? तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम धीरे धीरे अपना कदम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले बताए थे कि लाइट का जो है ना 2 नेचर होता है। सबसे पहला नेचर जो है उसको हम बता रहे हैं कि ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। सोचो लाइट क्या है, लाइट जो है एक छोटा सा पार्टिकल है, इतना छोटा कि इसको हम देख भी नहीं सकते हैं ना? छोटा सा पार्टिकल जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं, और वो इतना छोटा है कि उनका कुछ मास भी नहीं है। हाँ जी हाँ, ये फोटोन जो है ये मासलेस है, इतना ये छोटा है कि ये मासलेस है, इसका कुछ ना मास होता है और ना ये हमें दिखाई भी पड़ेगा, इतना छोटा है। उसी तरह से यदि हम वेव का बात करें तो वेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना?
इसके पहले जो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विच हेल्प अस टू सी। लाइट क्या करती है, हमें देखने में मदद करती है ना। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें इस लेजर का, है ना। यदि हम लेजर का फोकस करें तो शायद आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि ये लाइट ट्रैवल कैसे करती है ना। क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? लाइट जो है इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। हाँ, और लाइट क्या है? ये एनर्जी है। एनर्जी क्या करता है? कोई भी चीज़ को कार्य क्षमता है ना, ये क्या है? एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। तो ये जो है हमें कुछ ना कुछ जो है ना एनर्जी काम करने में मदद करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें एनर्जी जो है बाकी एनर्जी से लाइट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे साउंड क्या है, तो साउंड भी इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर, हमें सुनने में मदद करता है ना। हीट क्या है? तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें गर्म और ठंड का एहसास दिलाता है। उसी तरह से लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में मदद करती है ना। अब ये देखने में मदद कर रहा है, ये खुद नहीं दिख रहा है ना। जैसे कि अभी देखो डेली लाइफ में क्या होता है, कोई यदि किसी का हेल्प कर दिया तो सबसे पहले वो फोटो लेगा, वीडियो बनाएगा, सोशल मीडिया पे डाल दिया, है ना। पूरा दुनिया में देखना चाहिए, है ना। पर लाइट सेल्फलेस है, ये क्या कर रहा है? दुनिया में हर चीज जो भी हम देख रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, वो सभी इन्हीं के कारण से देख पा रहे हैं। यदि लाइट नहीं रहता तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। सोचो, ये दुनिया में हर चीज हमें दिखा गया पर खुद कभी भी नहीं दिखा। तो लाइट क्या है? ये एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करता है, पर ये खुद कभी दिखेगा नहीं, है ना। आते हैं स्पीड, यदि बात करें लाइट का तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो लाइट का स्पीड है ये मैक्सिमम स्पीड है किसी मीडियम के। ये जो है वैक्यूम के लिए है। अब यदि हम इस लाइट को कहीं पे भी ले जाएं, चाहे हम एयर में ले आएँ, चाहे हम ग्लास में ले आएँ, चाहे हम वाटर में ले जाएं, तो हमेशा क्या होगा? इस लाइट का स्पीड इससे कम होगा। तो ये जो स्पीड है मैक्सिमम है। कहाँ के लिए? ये वैक्यूम के लिए। वैक्यूम में ये मैक्सिमम इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई उसे रोकने वाला नहीं है, नो ऑब्स्टेकल, है ना। इसीलिए ये मैक्सिमम स्पीड है। बाकी हर एक मीडियम में इनसे स्पीड कम ही होगा, है ना। तो इसके बाद हम वेव नेचर बता दिए, सॉरी पार्टिकल नेचर बता दिए। आते हैं वेव के लिए। सोचो, इमेजिन करो लाइट जो है कहीं दूर दूर से स्पेस में जो है ना ट्रैवल कर रही है ना। लाइट ट्रैवल करने के लिए उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं है, फिर भी जो है लाइट सन से आया, वैक्यूम है ना। पृथ्वी के बाहर यदि जाएं तो कुछ भी नहीं है, वो कंप्लीट जो है ना वैक्यूम है ना। तो वहाँ पे लाइट अपने आप को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है? तो ये तभी सक्षम है जब इसको एक वेव के थ्रू पढ़ें, और वो वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेटिक, है ना। एक वेव है इलेक्ट्रिक और एक है मैग्नेटिक। ये ठीक उसी तरह से दोनों जो है कभी भी अकेले जो है कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, है ना। पर जब दो एक साथ मिल जाए तो फिर इन्हें किसी और का जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। फिर इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से ये जा रहा है एक दूसरे का मदद करते हुए। इलेक्ट्रिक का मदद कौन कर रहा है? तो मैग्नेटिक कर रहा है, और मैग्नेटिक का मदद कौन कर रहा है? तो इलेक्ट्रिक कर रहा है ना। तो इसी तरह से कोई लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है? ये कुछ इस तरह से वेव फॉर्म में ट्रैवल करते हुए नजर आएगा, है ना। तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट एक तो अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है ना। यदि हम इसी में किसी दूसरे वेव को बनाए, सपोज इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक वेव है, CTRIC इलेक्ट्रिक वेव। अब यदि हम बनाए मैग्नेटिक वेव, तो मैग्नेटिक वेव जो है ये बाहर अंदर, बाहर अंदर इस तरह से जो है ना ये नजर आएगा। जैसे कि ये बाहर की ओर आया, अंदर की ओर गया, फिर बाहर की ओर गया, फिर अंदर की ओर आया, है ना। तो इसको यदि हम 3D में देखने का कोशिश करें तो 3D 2D प्लेन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी यदि हम इस डायग्राम से देखने का कोशिश करें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जैसे ये ब्लू लाइन जो है ये दिख रहा है अप एंड डाउन, अप एंड
डाउन, ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हुए नजर आ रहा है। और वहीं यदि हम इसमें पिंक को देखें तो ये बाहर की ओर आया, फिर ये अंदर की ओर गया, ये बाहर आउटवर्ड इनवर्ड, इस तरह से दोनों को यदि देखें तो दोनों जो है ना कदम से कदम मिला के भी चल रहा है ना, दोनों जो है ना यहाँ पे मीट किया, फिर यहाँ पे दोनों जो है ना मीट किया। और ये जो दो वेव है दोनों हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री होता है ना। यदि हम बात करें, एक यदि अप एंड डाउन हो रहा है, वर्टिकली यदि वाइब्रेट हो रहा है, तो दूसरा वेव क्या हो रहा है, हॉरिजेंटली वाइब्रेट कर रहा है। दोनों के बीच में कितने डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही कमाल है कि ये बिना मीडियम का लाइट ट्रेवल कर पाता है। आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ लाइट ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना कई प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, सभी का सभी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। सभी वेव में अंतर क्या है, तो कुछ का वेवलेंथ ज़्यादा है तो किसी का वेवलेंथ कम है। कोई जो है फ्रीक्वेंसी यदि देखें किसी का कम है तो किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यहाँ पे जल्दी जल्दी ये वाइब्रेट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। पर यही यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पे वेव लेंथ ज़्यादा है ना। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो वेव लेंथ इधर से इधर यदि जाएं तो वेव लेंथ छोटा होते नजर आएगा, है ना। इसका वेव लेंथ ज़्यादा है, इसका कम है, इससे कम है, और लास्ट में बहुत छोटा हो गया, है ना। तो वेव लेंथ इधर डिक्रीज हो रहा है। और वहीं यदि हम फ्रीक्वेंसी का बात करें तो फ्रीक्वेंसी यदि हम आगे बढ़ते जाएं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, इस तरह से आगे यदि बढ़ते जाएं तो देखो यहाँ पे जो है ना ये कम वाइब्रेट किया, फिर इधर यदि हम देखें तो ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज नजर आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज नजर आएगा, है ना। तो इतना सारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में हमें जो दिखाई पड़ता है वो एक लिमिटेड है, हमें कुछ इतना ही दिखाई पड़ता है। और वो भी कितना, तो हम यदि देखें तो रेड से वायलेट तक यदि जाएं तो इतना के रेंज से ही हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो है डी हमें दिखाई पड़ता है। तो हमें जो है ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद करना है सीरियली इसको, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को याद करने के लिए नहीं बैठ जाना है ना, वो टाइम का वेस्ट होगा। चलिए, अब ये तो हो गया बेसिक लाइट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइट का कुछ और चीज़ हम जानते हैं, है ना। तो लाइट अभी हम बोले कि वो इंडिपेंडेंट मीडियम में ट्रैवल कर पाती है, उन्हें किसी का मदद नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको चलने के लिए किसी का मदद नहीं है तो उन पे कोई असर नहीं डालेगा। हाँ, यदि उनको किसी मीडियम में यदि डालें तो उस मीडियम का जो पार्टिकल है वो इस लाइट पे असर जरूर डालेगा, है ना। तो उनके कारण इनका स्पीड या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, या तो इसका डायरेक्शन भी बदल सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइट को ट्रैवल करने ही ना दे। उस बेसिस पे हम इसे 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो लाइट को हम 3 मीडियम में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि कोई भी मीडियम, जैसे कि हम एक ग्लास को कंसिडर करें तो ग्लास जो है बिल्कुल भी लाइट के लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, वो क्या करेगा, लाइट को एज इट इज पास कर देगा, है ना। वहीं यदि हम बात करें ट्रांसलूसेंट का, तो ये क्या करेगा, कुछ लाइट को पास होने देगा, कुछ लाइट को क्या करेगा, रोक के रखेगा। और कुछ लाइट यदि पास हुआ भी तो वो भी प्लेन पैरेलल नहीं जाएगा, वो डिफ्यूज लाइट मिलेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। यदि हम बात करें तीसरा ओपेक का, तो ओपेक में क्या है, ये बिल्कुल भी लाइट को मना कर दिया, नो पाथ। ये क्या करेगा कि इधर से रास्ता नहीं है, लाइट को क्या करेगा, ये ऑब्जर्व कर लेगा, ये तो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा पर लाइट को पास नहीं होने देगा। यदि हम इसी को डायग्राम के थ्रू देखने का कोशिश करें तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं लाइट को पास करने का, है ना। कुछ लाइट को मान लेते हैं ये पैरेलल लाइट है, पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तीनों मीडियम का एक साथ बना रहे हैं, तो अभी हम तीनों मीडियम का बना ही लेते हैं पहले इनविज। चलिए ये हो गया। अब देखिए हम मान रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दूसरा ट्रांसलूसेंट है, तीसरा ओपेक है। यदि हम बात करें ट्रांसपेरेंट का, तो ट्रांसपेरेंट जो है लाइट को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। यदि नहीं रोक रहा है तो ये लाइट क्या होगा, सीधा पास हो जाएगा, है ना। ये भी पैरेलल, बाद में भी पैरेलल। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बिल्कुल भी ऑब्स्टेकल नहीं ला पाया, है ना। वहीं यदि हम बात करें ट्रांसलूसेंट का, तो ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, कुछ लाइट को रोक दिया गया। सपोज मान लेते हैं ये लाइट उधर पास नहीं हो पाया, फिर बाकी तीन का देखते हैं, ये पास हुआ भी तो इसका डायरेक्शन बदल गया कुछ इस तरह से, है ना। अब ये जो है पैरेलल लाइट आया, किसी ऑब्स्टेकल पे पड़ा, ये क्या क्या ना तो बिल्कुल रोका और ना तो बिल्कुल इसको पास होने ही दिया। ये इंटरमीडिएट है। लाइट, कुछ लाइट को रोका और कुछ लाइट को पास किया। यदि पास किया भी तो वो पैरेलल नहीं है। इस लाइट को बोलते हैं डिफ्यूज्ड लाइट। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लाइट। वहीं यदि हम बात करें तीसरा ओपेक मीडियम का, तो ओपेक मीडियम में क्या होगा, लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे नो लाइट, यहां पे हम लिखेंगे नो लाइट। ओपेक मीडियम में बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगा। तो यहां पे हम तीनों का एग्जाम्पल दे दिए हैं, और ये तीसरा का एग्जाम्पल ये हुआ। अब यदि हम इसका कुछ एग्जाम्पल का बात करें कि ऐसा दिखता कैसे है, सपोज यदि हम एक एग्जाम्पल लें, ये एक प्लेन ग्लास है ना। यदि हम इस ग्लास पे कोई लाइट को यदि इंसिडेंट कराएं, तो वो लाइट जो है स्ट्रेट पास हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये प्योर ग्लास है और इसमें बिल्कुल भी लाइट के लिए ऑब्स्टेकल नहीं है ना। पर वहीं यदि हम बात करें कोई मीडियम का, जैसे कि एयर, यदि हम यहाँ पे एयर का बात करें, एयर का मतलब स्मोकी एयर, स्मोक ले लेते हैं, है ना, धुआं। तो धुआं में क्या होगा, कुछ लाइट को जो है ऑब्स्टेकल कर देगा, रुकावट कर देगा, है ना। और कुछ लाइट वहाँ से पास होने के बाद भी वो पैरेलल शार्प फोकस नहीं करेगा, वो जो है ना अलग अलग डायरेक्शन में बट जाएगा, है ना। और वहीं यदि हम बात करें ओपेक का, तो ओपेक क्या होता है, कोई भी मीडियम जो बिल्कुल भी लाइट को पास ना कर सके। जैसे कि हम ये हाथ का बात करें, इसमें यदि हम लाइट को पास करें तो ये जो है यहीं पे रुक गया, उस साइड जो है ना लाइट दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ना। तो ये जो है बिल्कुल लाइट को रोक दिया। तो हम हैंड को क्या बोल सकते हैं, ये एक ओपेक मीडियम है, बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने दिया, है ना। तो आई होप ये टॉपिक जो है ना आपको क्लियर हो गया होगा। हम आते हैं अब नेक्स्ट। हाँ, हमारा जो चैप्टर है 10 में, वो जो है स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। इसके पहले जो हम बता रहे थे वो जो है कुछ इंट्रो था, हमें जानना जरूरी होता है लाइट पढ़ने के लिए। पर जो सिलेबस जहाँ से स्टार्ट होता है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कितना अच्छा सा एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के ऊपर में पहाड़ है और नीचे क्या है, ये पानी है। अब इमेजिन करो, क्या ये पहाड़ पानी के नीचे है? पहाड़ के नीचे पर्वत हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे डेप्थ हो सकता है ना। फॉरेस्ट नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्शन है। यही जो है इसमें से रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम यदि देखें तो ये लाइट आए, पानी में टकराने के बाद वापस जो है हमारे आँख में आया, और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि ये पहाड़ जो है दो नज़र आ रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो है ये रियल में ऑब्जेक्ट है, ये रियल है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये जो है ये रियल नहीं है, ये हमें दिख रहा है, ये इमेज है,
ये ऑब्जेक्ट का इमेज है, कब बना, जब रिफ्लेक्शन हुआ तब ये इमेज बना, है ना। तो रिफ्लेक्शन जो है हमें कोई भी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश कर सकता है, तोड़ मरोड़ के हमें दिखा सकता है। तो वही यदि हम आए डिफिनेशन पे आए तो लाइट क्या है, लाइट इज ए फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। क्या है, बाउंसिंग बैक। कोई भी चीज किसी में आया, टकराया और उसी मीडियम में यदि वापस आ गया, उसी को हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक। तो बाउंसिंग बैक, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में भी यदि हम बॉल को आके यदि किसी सॉलिड पे मारें तो गेंद आया, टकराया, उसी मीडियम में वो वापस आएगा, है ना। तो उसको भी हम बोलेंगे बाउंसिंग, पर उसको बोलते हैं क्रिकेट का बाउंस, है ना। पर यहाँ पे हम किसको बाउंस करा रहे हैं, लाइट को बाउंस करा रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि हम लाइट को इंसिडेंट कराएं, यदि लाइट टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस लौट जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक। तो बाउंसिंग बैक जो है मीडियम सेम होना चाहिए, ये नहीं कि हम एयर में जो है ना पानी लाइट को ले गए और वो लाइट जो है ना चला गया किसी वाटर में, वाटर में मीडियम यदि चेंज हो गया तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो सेम मीडियम में होता है, बाउंस होना है पर वो सेम मीडियम में होना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, पहला तो है बाउंसिंग बैक, दूसरा है सेम मीडियम, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्मूथ या तो पॉलिश्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है। ये नहीं कि कहीं पे भी हम लाइट को दे मारे और वो बाउंस हो गया, है ना। तो लाइट उन्हीं मीडियम पे बाउंस होगा जिनके पास ये कैपेसिटी है कि लाइट को बाउंस करा दे, है ना। यदि उनके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी नहीं है कि किसी लाइट को बाउंस करा दे तो वो रिफ्लेक्शन नहीं करा पाएगा। जैसे कि ये एक ब्लैक पेन है, ब्लैक जो है ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करा पाता है, इनके पास कैपेसिटी होता है कि लाइट को आके ऑब्जर्व करा दे। हाँ, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो पाता है, उसी के कारण हम इन्हें देख पाते हैं। यदि ये 100% लाइट को ऑब्जर्व कर लेता तो ये बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो वैसे हम मान के चलते हैं कि एक ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट, यदि आप लोग सीनियर में जाओगे तो पढ़ोगे ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, तो ब्लैक बॉडी वो ऑब्जेक्ट होता है जो ब्लैक है और वो सारा लाइट को क्या करे, अपने आप में समा ले। तो सारा लाइट को यदि ऑब्जर्व कर ले तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा नहीं, यदि रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये आपके आंखों में जाएगा नहीं, यदि आपके आंखों में ये लाइट गया नहीं तो आपको ये दिखेगा भी नहीं, है ना। पर कोई भी चीज़ परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो हो नहीं सकता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होता ही है ना, इम्प्योरिटीज़ होता है। तो ये भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, पर मान के चलते हैं चलो ब्लैक है तो ब्लैक बॉडी मान लेते हैं। तो ब्लैक बॉडी तभी बोल सकते हैं जब 100% लाइट को ऑब्जर्व कर ले, है ना। तो इसमें से 3 पॉइंट है, पहला क्या है, बाउंसिंग होना चाहिए, बाउंसिंग बैक। दूसरा क्या होना चाहिए, सेम मीडियम में होना चाहिए, यदि मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए या स्मूथ सरफेस होना चाहिए जो कैपेबल हो लाइट को रिफ्लेक्ट करने में। ये तीनों पॉइंट यदि समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में हम लोग कैसे पढ़ें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले कोई लाइट आ रहा है, हम बना लेते हैं किसी लाइट को आते हुए, ये लाइट आते हुए बना लिए। अब लाइट यदि आने के बाद कोई ऑब्स्टेकल ना आए, किसी ऐसा मीडियम पे या स्मूथ सरफेस पे ना पड़े तो ये जो है ना स्ट्रेट चलते चले जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक मिरर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यदि हम ये स्लैश लाइन ना दें इसका मतलब ये जो है ना ग्लास बन जाएगा, ग्लास से लाइट पास हो जाती है, तो फिर उसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। पर यदि हम इसको पॉलिश कर दें, ये स्लैश का मतलब होता है कि हम किसी ग्लास को पॉलिश कर दिए। अब यदि हम इसको पॉलिश कर दिए तो ये बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब इनके पास अब ये क्षमता है कि इस लाइट को ये बाउंस बैक कर दे। मान लेते हैं कि ये एयर है तो इसी मीडियम में इसको वापस भेज दे। तो आते हैं अब यहाँ पे जो है हम एक लाइन बना देते हैं नॉर्मल, इसको हम बाद में बताएंगे कि ये लाइन हम बनाए क्यों।
उसके बाद हम लाइट को क्या करते हैं, बाउंस बैक भी करना है। तो ये रहा, ये लाइट आया, टकराया और उसी मीडियम में वापस चला गया। इंसिडेंट लाइट बाउंसिंग बैक रिटर्न्स इन द सेम मीडियम। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो आते हैं इस डिटेल से पढ़ते हैं कि इसमें हम बनाए क्या क्या है। तो इसमें यदि हम देखें बनाए क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाए हैं स्मूथ मिरर। इसको क्या है, क्या बोलते हैं, मिरर। यदि हम ये स्लैश लाइन नहीं देंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्लास, पर यदि हम स्लैश लाइन दे दिए तो इसको बोलेंगे मिरर। अब मिरर क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो लाइट आते हुए नजर आ रहा है, इनको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट, है ना। जो लाइट आए रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट जा रहे हैं, तो उन्हीं लाइट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट, हाँ, हम इसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे। यदि हम सिर्फ एक लाइट को पढ़ रहे हैं तो एक लाइट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। यदि ये सिंगल है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रे। यदि एक से ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट लाइट का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे जो लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टेड जो टकराने के बाद किसी ऑब्जेक्ट पे बाउंस हो, बाउंस होने के बाद जो उसी मीडियम में रिटर्न हो, उस रिटर्न लाइट को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये जो है जहां पे भी स्ट्राइक करे उस पॉइंट पे एक 90 डिग्री या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। और ये नॉर्मल कहां पे बनाना है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हाँ, रिफ्लेक्शन जो होता है किसी एक लाइट का यदि हम कंसिडर करें तो ये एक पॉइंट फेनोमेना है। पॉइंट फेनोमेना मतलब ये लाइट जो है किसी एक पॉइंट पे जो है ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सरफेस पे नहीं। सरफेस का यदि हम बात करें तो वहाँ पे मल्टीपल लाइट रे आएगा, उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। पर यहाँ पे क्या है कि एक लाइट को यदि हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। किसी एक पॉइंट पे वो स्ट्राइक किया, उसी पॉइंट पे हमको क्या बनाना है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हाँ, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो एंगल जो है ना फॉर्म हो रहा है, एक नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, दूसरा नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको हम बोलते हैं आई, इसको बोल दिए आर। तो आई कहाँ से आया, इंसिडेंट रे, आई से इंसिडेंट तो आई से एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर से रिफ्लेक्टेड तो आर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि पूछा जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है तो ये बोलेंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यदि पूछा जाए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। इतना बात समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब जो है रिफ्लेक्शन तो हो गया, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है इसका कुछ नियम पढ़ते हैं। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ का मतलब क्या होता है, ये जो है यूनिवर्सल जो है ना एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड है, ये हर जगह जो है ना ये फॉलो होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दो पढ़ेंगे। पहले हम जाने कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। अब यदि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े तो इसमें हम बोलेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होती है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आई बराबर टू इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है।
अब इसमें है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों लाइन जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा। तीनों लाइन यदि एक प्लेन में लाई कर रहा है तो प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब ये नहीं कि ये स्मूथ सरफेस है तो इसको हम प्लेन बोल सकते हैं ना। प्लेन का मतलब ये 2D फिगर है, ये डबल डायमेंशनल 2 डायमेंशनल फिगर है। इसको हम 2 कोऑर्डिनेट से ही डिफाइन कर पाएंगे, है ना। सिंपल सा एग्जांपल हम बता रहे हैं कि जैसे कि क्रिकेट देख रहे होंगे तो क्रिकेट में होता है क्या कि 3 विकेट होता है ना। तो जो बॉलिंग कर रहा होता है तो उन्हें 3 विकेट नजर आता है ना, क्योंकि वो सामने से देख रहा होता है। पर वहीं यदि कोई फील्डर यदि पॉइंट पे फील्ड कर रहा हो तो उन्हें सिर्फ 1 विकेट ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो सेम लाइन में जो है ना कहीं फील्डिंग कर रहा होता है जिस लाइन में तीनों विकेट हो, है ना। यहाँ पे 3 विकेट और वो फील्डर जो पॉइंट पे फील्ड कर रहा हो, ये चारों एक ही प्लेन में है। जब तक कि वो एक प्लेन में रहेगा तब तक उन्हें एक ही विकेट दिखाई देगा। पर वहीं यदि वो फील्डर यदि पॉइंट से मूव करते हुए कहीं आ जाए तो फिर उन्हें तीनों विकेट नजर आएगा। उसी तरह से यदि हम यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे 3 लाइन नजर आ रही हैं। एक तो है इंसिडेंट, एक है नॉर्मल, एक है रिफ्लेक्टेड। हम यदि इन तीनों में से इधर से यदि सामने से देखें तो सामने से ये तीनों नजर आ रहा है ना। पर वहीं यदि हम इसके सीधा में देखें, इस लाइन के सीधा में यदि हम कहीं यहाँ से देख रहे हैं, सपोज मेरा आई जो है आँख यहाँ है, अब यहाँ से यदि हम देखेंगे तो तीनों का तीनों जो है एक ही प्लेन में नजर आएगा। इसका मतलब हमें ये 3 नजर नहीं आएगा, ये हमें एक ही नजर आएगा। सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे दिखेगा, नॉर्मल नहीं दिखेगा, इंसिडेंट नहीं दिखेगा। वैसे यदि हम बात करें नॉर्मल, तो नॉर्मल तो वैसे भी नहीं दिखना है, क्योंकि नॉर्मल जो है कोई लाइट तो है नहीं, ये हम अपने मन से बनाए हैं नॉर्मल, है ना, किसी भी पॉइंट पे।